बजाय कांग्रेस को ज्यादा गया है। और जो पूंजी का मामला था, जो जो बड़े लोग हैं उनका वोट और सवर्णों की जो गोलबंदी थी वो भाजपा के पक्ष में गई। इसके एनालिसिस अभी बाद में होगी। श्रवण जी, एक अंतिम सवाल मैं आपके पास आपसे जरूर पूछना चाहूंगा। संघ की स्ट्रेटजी, डीएल संतोष पे एक तो ठीकरा पूछना है, आरएसएस और भाजपा के रिश्ते अब कैसे होंगे जी? मैंने एक पिछली डिबेट में जी की डिबेट में भी कहा और सुबह एक डिबेट में भी कहा, वो रिपीट कर देता हूं मैं। संघ के सबसे इम्पोर्टेंट जो लीडर हैं, जनरल सेक्रेटरी दत्तात्रेय होसबोल, वो कर्नाटक से, बेंगलोर से 250 किलोमीटर, 240 और 50 किलोमीटर की दूरी पर शिमोगा से हैं। और बेसिकली वो उनका वो जैसा हम सुनते हैं वो नागपुर नहीं है। वो अपना नागपुर में भागवत साहब मिलते हैं और जो 2 पावर सेंटर हैं आरएसएस में, उसमें एक पावर सेंटर कर्नाटक में है। और होसबोल को माना जाता है कि जो प्रधानमंत्री और अमित शाह वगैरह जो हैं सत्ता में लोग हैं, उन इसमें प्राप्त है। कर्नाटक में बीजेपी की हार हिंदुत्व के मुद्दे पर आरएसएस को किस तरह से प्रभावित करेगी, और आरएसएस ने या संघ ने कर्नाटक में इतनी महत्वपूर्ण उपस्थिति के होते हुए कैसे भारतीय जनता पार्टी, ये काफी महत्वपूर्ण है अमरीश जी। और ये इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आगे आने वाले जो चुनाव हैं वो संघ के इलाके हैं, संघ की कर्म भूमि है। जो मध्य प्रदेश है, अविभाजित मध्य प्रदेश को अगर कहें, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को, तो ये संघ की, और मतलब नागपुर तो लगा ही हुआ है, पूरा का पूरा महाराष्ट्र लगा हुआ है, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से भी लगा है, मध्य प्रदेश से भी लगा हुआ है। और संघ का बहुत वर्चस्व है इन इलाकों में। ये हमको पता नहीं है, हम कोई अंदाज भी नहीं लगाना चाहते एक पब्लिक फोरम पर, इस डिस्कशन में, पर ये आश्चर्य की बात है। इस पूरी कैंपेन में, पूरे चर्चाओं में, डिबेट्स में, सोशल मीडिया की डिबेट में, यूट्यूब की डिबेट में, मतदान के पहले भी और मतदान के बाद भी, रिजल्ट के बाद भी, इस मुद्दे पर कोई बात नहीं हुई कि चुनाव में संघ का योगदान क्या रहा। अगर जीत जाती वहां, तो निश्चित रूप से इस बात की चर्चा होती कि इसके पीछे निश्चित ही संघ की भूमिका भी रही होगी, क्योंकि होसबोल कर्नाटक के हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है हिंदू राष्ट्र की स्थापना की दिशा में, क्योंकि वो इसलिए इंपॉर्टेंट है अमरीश जी, आगे आप ले जाइएगा, कि क्या आने वाले चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में और लोकसभा के चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा था, ये चुनावी घोषणा पत्र है, वो बदल जाएगा क्या। कर्नाटक में उन्होंने कहा कि वी डोंट वांट एनी मुस्लिम वोट। कर्नाटक में एक खड़ा नहीं किया, एक भी ईसाई को खड़ा नहीं किया। प्रधानमंत्री ने बल्लारी में जाकर द केरला स्टोरी की बात कही
और स्पष्ट रूप से संकेत दिया कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के साथ नहीं है। 12-13% मुसलमान हैं कर्नाटक में, बड़ी साइजेबल पॉपुलेशन है। और आपने बजरंगबली की बात की, ये जो हिंदुत्व का घोषणा पत्र, जिसमें स्मृति ईरानी भी शामिल है कि वो कहती हैं वहां जाके कर्नाटक में कि उन्होंने प्रियंका गांधी को अमेठी में नमाज पढ़ते हुए देखा, नमाज अदा करते हुए देखा। हम लोगों को जाना चाहिए कर्नाटक की बहस से कि कर्नाटक में कहाँ जीते, क्या वोटिंग परसेंटेज था। अब इस बात पर केंद्रित होना चाहिए कि इसके भारतीय राजनीति पर, धर्म की राजनीति पर पॉलिटिकल पार्टीज के मैनिफेस्टोस पर क्या असर पड़ेगा। हमने इस साहस की बात नहीं की, हम किसी भी डिबेट में इस साहस की बात नहीं की। सबा नकवी बोलकर तो चली गई कि वो गलती से जुड़ गया बजरंग दल का मुद्दा, मतलब जुड़ना नहीं था पर जुड़ गया। बजरंग दल का मुद्दा 137-38 साल पुरानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सबसे बहादुराना इवेंट है कि एक हिंदू मेजॉरिटी स्टेट में उसने अपने घोषणा पत्र में लिखा है कि एक कट्टरवादी हिंदू संगठन को वो प्रतिबंधित करेंगे, और उसकी तुलना उन्होंने पीएफआई से की और उसको मुद्दा बनाकर प्रधानमंत्री ने अपने पूरे चुनाव प्रचार को लड़ा किया, और उसके बावजूद कांग्रेस जीत कर आई वहां से। कर्नाटक के जो संदेश हैं उसकी मीमांसा पोस्टमार्टम में नहीं है, इलेक्शन रिजल्ट्स के वोटिंग परसेंटेज में, और कौन मुख्यमंत्री बनेगा इसमें भी नहीं है। उसकी मीमांसा इस बात में है कि ये जो चीज निकली है वहां से वैचारिक स्तर पर एक जो घोषणा पत्र निकला है कांग्रेस का और जो घोषणा पत्र निकला है बीजेपी का, ये दोनों घोषणा पत्र अब आगे कहां जाएंगे। और जो कांग्रेस का घोषणा पत्र है कर्नाटक का, वो विपक्षी पार्टियों का घोषणा पत्र बनेगा कि नहीं बनेगा, और वो महाराष्ट्र में लागू होगा कि नहीं होगा, और उत्तर प्रदेश में लागू होगा कि नहीं, ये बड़ी बात है। तो ये जो साहस कांग्रेस ने दिखाया है कर्नाटक में वो अद्भुत है, और एक जो रिस्क ली है उन्होंने जानबूझ करके, वही रिस्क प्रधानमंत्री ने ली जानबूझ करके कि बजरंगबली की बात करके उन्होंने भी एक रिस्क ली है। तो ये जो एक जो हिंदुत्व, कट्टर हिंदुत्व बनाम जो चीज पैदा हुई है भारतीय राजनीति में, वो बड़ा एक नए किस्म का आयाम है। और आगे आने वाली हमारी जो बहसें हैं सोशल मीडिया, लेखन की, डिबेट्स की, वो इस पर केंद्रित होनी चाहिए और इसको लेकर दबाव पड़ना चाहिए, कांग्रेस पर भी पड़ना चाहिए कि आपने जो एजेंडा, जो घोषणा पत्र, जो गारंटी आपने यहाँ पैदा की है कर्नाटक में, जो कमिटमेंट्स आपने लोगों को बताए हैं, जो आपने यूनिटी बताई है, जो आपने समय से पहले कैंडिडेट सिलेक्ट किए हैं, आपने अपने आपसी झगड़ों को सड़क पर नहीं आने दिया है, अगर आप इसको पूरे देश में फैलाते हैं तो निश्चित रूप से उसका फायदा दूसरी विपक्षी पार्टियों को भी मिलेगा
और उसका मैसेज भी जाएगा विपक्षी दलों में। और एक मैं इस बात से कतई सहमत नहीं हूं, अनिल सिन्हा जी की उस पर कभी बहस करेंगे कि बाइपोलर नहीं होना चाहिए चुनाव, उन्होंने जो कहा है। दुनिया बाइपोलर, यूरोप अमेरिका बाइपोलर हो रहे हैं। ये अगर बाइपोलर नहीं होता कर्नाटक का चुनाव, तो जो जेडीएस के महानुभाव हैं जो सिंगापुर में बैठे हुए थे और आखिरी वक्त पर उड़कर आ गए, वो सौदेबाजी के लिए तैयार थे। कर्नाटक की जनता ने जो वोट शिफ्ट हुआ है कांग्रेस के पक्ष में, वोकालिंगा का हुआ है, लिंगायत का भी हुआ है। तो ये बड़ा सिस्टेमेटिकली कि डीके शिव कुमार वोका नेता हैं, उनके कारण जो फर्क पड़ा है, शेटार जो हैं वो लिंगायत हैं, उनके कारण फर्क पड़ा है, सिद्धारमैया के कारण कुर्बी मतों में जो फर्क पड़ा है, खड़के के कारण जो बैकवर्ड क्लासेस का और दलित फर्क पड़ा है, ये एक कांग्रेस की एक सिस्टेमेटिकली लड़ा गया चुनाव है जिसके कि हमको परिणाम